मनीष कश्यप के मामले को भले ही सोशल मीडिया पर लोग या बिहार में लोग बहुत गंभीर मान रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लिए ऐसा नहीं है। आज यानी 10 अप्रैल को मनीष कश्यप के मामले में सुनवाई होनी थी, लेकिन उस केस की बारी नहीं आई और सुनवाई नहीं हो सकी। अब उसकी सुनवाई कब होगी इसकी तारीख तय नहीं हो पाई है। सुप्रीम कोर्ट में अब नए सिरे से केस की लिस्टिंग होगी, तब पता चलेगा कि सुनवाई कब होगी। खैर, ये मेरा फोकस का बिंदु नहीं है। मनीष कश्यप के मामले की सुनवाई कब होगी, मैं आज के वीडियो में कुछ संशय, कुछ सवाल, कुछ इतिहास और NSA यानी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम से सत्ता की सनक पर बात करूंगा। पहले संशय इस बात की, क्या सत्ता के शिखर पर बैठे लोग अपनी आलोचना सुनने की क्षमता रखते हैं? क्या कभी ऐसा रहा है जब कोई सत्ता में अपनी आलोचना सुनकर भी शांत रहा हो और आलोचना करने वालों को इसका सबक न सिखाया गया हो? इसमें केवल प्रश्न इस बात पर है कि विरोधी आवाज कितनी दूर तक जाती है और कितने लोग इससे प्रभावित होते हैं। यदि आलोचना की आवाज कुछ ही दूर तक जाएगी तो सत्ताशील सहनशील होगी, लेकिन आवाज यदि दूर तक जाएगी तो सत्ता क्या सहती है या नहीं सहती है? मेरा व्यक्तिगत जवाब है नहीं। मैं इसके पीछे तर्क और तथ्य देता हूं और कुछ सवाल रखता हूं। पहले सत्ता की सनक और NSA के इतिहास को समझ लीजिए। भारत के निवारक निरोध कानून की शुरुआत अंग्रेजों के काल में पहली बार 1818 में बंगाल रेगुलेशन 3 के रूप में लाया गया। इस कानून के माध्यम से सरकार किसी भी व्यक्ति को न्यायिक प्रक्रियाओं से गुजरे बिना सीधे गिरफ्तार कर सकती थी। एक सदी बाद ब्रिटिश सरकार ने रोलेक्ट एक्ट 1919 में लागू किया, जिसके तहत बिना किसी ट्रायल के संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करके रखा जा सकता था। स्वतंत्रता के बाद भी ये चीजें जारी रही। 1950 में प्रिवेंटिव डिटेक्शन एक्ट 1950 में लाया गया। 31 दिसंबर 1969 तक यह लागू रहा। यह काल मुख्य रूप से जवाहरलाल नेहरू का दौर था, उस लाल बहादुर शास्त्री और फिर इंदिरा गांधी। लेकिन इसका दुरुपयोग उस स्तर तक नहीं हुआ जैसे अंग्रेजों के दौर में हुआ या इंदिरा गांधी के काल से लेकर आज तक हो रहा है। वर्ष 1971 में इंदिरा गांधी ने आंतरिक सुरक्षा अधिनियम यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट यानी मीसा लेकर आई, क्योंकि इस काल में उनके खिलाफ आवाज उठनी शुरू हो चुकी थी। आज जो मुख्यमंत्री की दावेदारी के लिए बैठे तेजस्वी यादव, उनके पिता यानी लालू यादव इसी मीसा कानून के तहत जेल में थे और इसी मीसा के नाम पर अपनी बड़ी बेटी का नाम मीसा भारती रखा। जेपी आंदोलन से उपजे सारे नेता, चाहे लालू हो या नीतीश हो, सब जानते हैं ऐसे कानून से विरोधियों की आवाज दबाई जाती है। जब विरोध को कुचलने की पराकाष्ठा हुई तो 1975 में देश में आपातकाल लगा। लोकतंत्र इंदिरा गांधी के जूतों की नोक पर आ गया। अंग्रेजों की बंगाल रेगुलेशन और रोलेक्ट एक्ट और मीसा सब एक साथ याद आने लग गए। लोग जेलों में ठूंसे जाने लगे। आखिरकार आपातकाल खत्म हुआ और जनता ने इंदिरा गांधी को उखाड़ फेंका। जनता पार्टी की सरकार आई, इसके साथ ही मीसा खत्म कर दिया गया। लेकिन दलों के दलदल से जल्दी ही लोग ऊब गए और इंदिरा गांधी 1980 में फिर सत्ता में लौटी। विरोधियों के प्रति आक्रोश तो था ही, तो सितंबर 1980 में फिर एक अधिनियम लाया गया जो विरोध की आवाज को दबाने में मदद करता, जिसके नाम पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका मतलब NSA लाया गया। दिसंबर 1980 में यह लागू हो गया। तब से लेकर आज तक हजारों विरोध इस के नाम पर दबाए गए, विरोधी आवाज दबाए गए। इसके सही आंकड़े नहीं मिलते हैं क्योंकि इससे कोई क्राइम के लिए FIR दर्ज नहीं होती है, इसका कोई क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड नहीं रखता है। सत्ता में बैठे लोगों को लगता है कि यह आवाज मेरे लिए खतरा है, फिर खेल शुरू। कानून के तहत किसी व्यक्ति को पहले 3 महीने के लिए गिरफ्तार किया जाता है, फिर आवश्यकता अनुसार 3-3 महीने के लिए गिरफ्तारी की अवधि बढ़ाती जाती है। एक बार में 3 महीने से अधिक की अवधि नहीं बढ़ाई जा सकती। अगर किसी अधिकारी ने यह गिरफ्तारी की हो तो उसे राज्य सरकार को बताना होता है कि उसने किस आधार पर गिरफ्तारी की। जब तक राज्य सरकार इस गिरफ्तारी का अनुमोदन नहीं कर दे तब तक यह गिरफ्तारी 12 से ज्यादा दिनों तक नहीं हो सकती। अगर यह अधिकारी 5 से 10 दिन में जवाब दाखिल करता है तो इस अवधि को 12 से 15 दिन किया जा सकता है। अगर रिपोर्ट को राज्य सरकार स्वीकार कर ले तो इसे 7 दिनों के भीतर केंद्र सरकार को भेजना होता है। इसमें इस बात का जिक्र करना आवश्यक होता है कि किस आधार पर यह आदेश जारी किया गया और राज्य सरकार पर इसका क्या विचार है और यह आदेश क्यों जरूरी है। इस सबसे केवल तरह के मामले में आरोपी को अपना पक्ष रखने के लिए वकील नहीं दिया जाता है और सलाहकार बोर्ड के सामने ये दलीलें रखी जाती है कि इसने क्या ऐसा किया जिससे राष्ट्र को खतरा है। कुल मिलाकर सरकारों के लिए ये ऐसा हथियार है जिससे आप विरोध की आवाज को दबा सकते हैं। इस कानून के तहत देश में सबसे पहले जिन्हें हिरासत में लिया गया वे थे सांसद AK राय और विधायक KS चटर्जी। दोनों धनबाद में ट्रेड यूनियन से जुड़े थे और वामपंथी विचारधारा से जुड़े थे। NSA का इतिहास उठाकर देख लें कि इसके तहत ज्यादातर मामले राजनीति से प्रेरित है। जैसे ही सरकार को लगा कि मनीष कश्यप भी राजनीति से प्रेरित हैं, विचारधारा के विपरीत हैं, तो फिर NSA का इस्तेमाल होना ही था। कहने का मतलब है कि सरकार
किस विचारधारा की है एनएसए लगाना, उस पर निर्भर करता है। अभी मनीष कश्यप को आरएसएस के विचारधारा का माना जा रहा है और तमिलनाडु और बिहार में ठीक उसके विपरीत विचारधारा के लोग हैं। एनएसए के तहत ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई का प्रावधान है जो काला बाजारी करते हैं, तस्करी करते हैं, भ्रष्ट है। आपने आज तक कितने ऐसे भ्रष्ट अधिकारी, कारोबारी, राजनेता पर एनएसए लगते देखा है जो असल मायने में अपने भ्रष्ट तंत्र से देश को खोखला कर रहे हैं। आज तक अधिकतर मामले राजनीति से प्रेरित मिलेंगे, चाहे उसमें पत्रकार हो, राजनीतिक विरोधी हो, समाज सेवी हो, ऐसे लोगों पर ही ज्यादातर एनएसए के मामले लगाए गए हैं। अब समझिए कि ऐसा क्यों महसूस होता है, खासकर बिहार के लोगों को क्यों महसूस होता है कि मनीष कश्यप पर एनएसए जैसी कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है। जब मनीष कश्यप ने खुद आत्मसमर्पण कर दिया, कोई आतंकी संगठन से नाता नहीं, उसका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया, कई केस कर दिए गए, तमिलनाडु भेज दिया गया, सब कुछ हो रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई और अगले ही दिन तमिलनाडु पुलिस को सपना आया कि मनीष कश्यप देश के लिए खतरा है और एनएसए का इस्तेमाल कर लिया गया। क्या बिहार सरकार को ऐसा नहीं लग रहा था कि मनीष से देश को खतरा है, या बिहार सरकार ने राजनीति खेली? यदि एनएसए बिहार में लगता तो इसकी प्रतिक्रिया और तेज होती, जो बिहार की मौजूदा सरकार के लिए परेशानी होती। अब तो बिहार सरकार कहेगी कि एनएसए तो तमिलनाडु में लगा है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। सवाल उठता है कि जो व्यक्ति बिहार के लिए रहते हुए देश के लिए खतरा नहीं था, वो तमिलनाडु में जाके देश के लिए खतरा कैसे बन गया? अब तो यहां तक सुनने को मिल रहा है कि सोशल मीडिया पर जो कंटेंट सरकार को लग रहा है कि वह मनीष कश्यप को सपोर्ट कर सकता है, वह बंद कराए जा रहे हैं और उसके बाद कार्रवाई की जा रही है। एनएसए को लेकर कुछ ऐसे पहलू भी है जिसको आपको समझना चाहिए। एनएसए के साथ मूल अधिकारों का हमेशा टकराव रहा है। सामान्यतः जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे कुछ मूल अधिकारों की गारंटी दी जाती है। इसमें गिरफ्तारी के कारण को जानने का अधिकार शामिल है। संविधान के अनुच्छेद 22(1) में कहा गया है कि एक व्यक्ति जो गिरफ्तार है उसे परामर्श लेने का अधिकार है, उसे वंचित नहीं किया जा सकता है। साथ ही सीआरपीसी की धारा 50 के अनुसार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार तथा जमानत के अधिकार के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। इसके अलावा सीआरपीसी की धारा 56 और 76 के अनुसार गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर एक व्यक्ति को अदालत में पेश किया जाना चाहिए। इसमें कोई भी अधिकार एनएसए के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उपलब्ध नहीं होते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो देश में अपराध संबंधी आंकड़े एकत्रित करता है तथा उसका विश्लेषण करता है, एनएसए के तहत आने वाले मामलों को अपने आंकड़ों में शामिल नहीं करता है, क्योंकि इन मामलों में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जाती। अतः एनएसए के तहत किए गए निवारक निरोधी कानूनों के जो तहत कार्रवाई होती है उसकी सटीक जानकारी, सटीक आंकड़े उपलब्ध नहीं होते हैं। वर्तमान समय में कानून पर पुनर्विचार करने का है, क्योंकि अपने अस्तित्व के 4 दशकों में एनएसए हमेशा राजनीतिक दुरुपयोग के कारण चर्चा में रहा है। मूल अधिकारों और राष्ट्रीय सुरक्षा के मध्य संतुलित और परामर्शदर्शी प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए, जिसमें एनसीआरबी को एनएसए के तहत आने वाले मामलों को अपने आंकड़ों में शामिल करना चाहिए और इसकी आवश्यकता भी है।